तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं द बैटमैन 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैटमैन की अपकमिंग है 2021 से 26 या 27 तक हमें, यानी 26 के एंड तक हमें ये मूवी देखने को मिलने वाली है। तो इसी पर बात होगी आज की इस वीडियो में। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चालू करता हूँ। द बैटमैन 2022 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो डीसी कॉमिक्स के चरित्र बैटमैन पर आधारित है। पीटर क्रेग के साथ लिखी गई पटकथा से मैट रीव्स द्वारा निर्देशित यह डीसी फिल्म्स द्वारा निर्मित बैटमैन फिल्म फ्रेंचाइजी का रीबूट है। रॉबर्ट पैटिंसन ने ज़ो क्रावित्ज, पॉल डानो, जेफरी राइट, जॉन टर्टुरो, पीटर सारसगार्ड, एंडी सर्किस और कॉलिन फेरेल के साथ ब्रूस वेन बटा बैटमैन की भूमिका निभाई है। फिल्म में बैटमैन गोथम शहर में अपराध से लड़ने के अपने दूसरे वर्ष में शहर के अभिजात वर्ग को निशाना बनाने वाले एक रहस्यमय सीरियल किलर रिडलर डानो का पीछा करते हुए अपने ही परिवार से जुड़े भ्रष्टाचार को उजागर करता है। अक्टूबर 2014 में डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स (डीसीयू) फ्रेंचाइजी के लिए बेन एफ्लेक अभिनीत एक नई बैटमैन फिल्म की घोषणा की गई थी। एफ्लेक ने 2016 तक द बैटमैन का निर्देशन, निर्माण, सहलेखन और अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इस परियोजना को लेकर उनके मन में कुछ शंकाएं थीं और जनवरी 2017 में वे इससे बाहर हो गए। अगले महीने रीव्स ने इस काम को संभाला और कहानी पर फिर से काम किया, जिसमें डीसीयू कनेक्शन को हटाकर एफ्लेक की तुलना में उनके सतर्कता करियर के शुरुआती दौर के चरित्र के युवा संस्करण पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने अल्फ्रेड हिचकॉक और न्यू हॉलीवुड युग की फिल्मों और ईयर 1, 1987, द लॉन्ग हैलोवीन 1996 से 97 और ईगो 2000 जैसी कॉमिक्स से प्रेरणा लेते हुए पिछली फिल्मों की तुलना में बैटमैन के जासूसी पक्ष को ज्यादा तलाशने की कोशिश की। उत्पादन वर्ष के अंत में पुनः शुरू हुआ और मार्च 2021 में शिकागो में संपन्न हुआ। बैटमैन को मैनहट्टन के लिंकन सेंटर में प्रीमियर के 3 दिन बाद 4 मार्च 2022 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और कोविड-19 महामारी के कारण इसकी मूल जून 2021 रिलीज की तारीख से 2 बार देरी हुई थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 185-200 मिलियन के बजट के मुकाबले $772 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह 2022 की 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इसे 95वें अकादमी पुरस्कारों में 3 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया और कई अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए। फिल्म का उद्देश्य एक नई बैटमैन त्रयी और बैटमैन एपिक क्राइम सागा नामक साझा ब्रह्मांड शुरू करना है, जिसका सीक्वल 1 अक्टूबर 2027 को निर्धारित है, जबकि फेरेल अभिनीत एक स्पिन-ऑफ टेलीविजन सीरीज द पेंगुइन 2024 में HBO पर शुरू हुई। कथानक हैलोवीन के दिन गोथम शहर के मेयर डॉन मिशेल जूनियर की एक नकाबपोश सीरियल किलर रिडलर द्वारा हत्या कर दी जाती है। एकांतप्रिय अरबती ब्रूस वेन, जो 2 साल से सतर्क बैटमैन के रूप में काम कर रहा है, लेफ्टिनेंट जिम गॉर्डन के साथ मिलकर हत्या की जांच करता है, जो गोथम सिटी पुलिस विभाग (GCPD) की काफी निंदा करता है। रिडलर ने अपराध स्थल पर बैटमैन के लिए एक संदेश छोड़ा है। अगली रात रिडलर कमिश्नर पीट सैवेज को मार देता है और बैटमैन के लिए एक और संदेश छोड़ जाता है। बैटमैन और गॉर्डन को पता चलता है कि रिडलर ने मिशेल की कार में एक थंब ड्राइव छोड़ी थी, जिसमें आइसबर्ग लाउंज में मिशेल के एनिका कोसोलोव नामक एक महिला के साथ प्रेम की तस्वीरें थीं। पेंगुइन द्वारा संचालित एक नाइट क्लब, एक अपराध मालिक कार्माइन फाल्कोन का लेफ्टिनेंट। जबकि पेंगुइन अनभिज्ञता जताता जब एनिका गायब हो जाती है, तो बैटमैन जवाब के लिए सेलिना को आइसबर्ग लाउंज में भेजता है और पता चलता है कि सैवेज, मिशेल और जिला अटॉर्नी गिल कोल्सन फाल्कोन के वेतन पर हैं। रिडलर कोल्सन का अपहरण करता है, उसकी गर्दन पर एक टाइम कॉलर बम बांधता है और उसे मिशेल के अंतिम संस्कार में बाधा डालने के लिए भेजता है। जब बैटमैन आता है तो रिडलर कोल्सन के फोन से उसे कॉल करता है और धमकी देता है कि अगर कोल्सन 3 पहेलियों का जवाब नहीं दे पाया तो वह बम विस्फोट कर देगा। कोल्सन तीसरी पहेलियों का जवाब देने से इनकार कर देता है, उस मुखबिर का नाम जिसने GCPD को जानकारी दी थी, जिसके कारण एक ऐतिहासिक ड्रग बस्ट हुआ और माफिया सरगना सल्वाटोर मारोनी का ऑपरेशन खत्म हो गया और मारा जाता है। बैटमैन और गॉर्डन अनुमान लगाते हैं कि मुखबिर पेंगुइन हो सकता है
और उसे ड्रग डील तक ट्रैक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मारोनी का ऑपरेशन फाल्कोन को सौंप दिया गया था, जिसमें कई भ्रष्ट अधिकारी शामिल थे। सेलिना अनजाने में उनका पर्दाफाश कर देती है जब वह पैसे चुराने आती है और एक कार की डिक्की में अन्निका की लाश पाती है। बैटमैन कार का पीछा करने के बाद पेंगुइन को पकड़ लेता है, लेकिन उसे और गॉर्डन को पता चलता है कि पेंगुइन मुखबिर नहीं है। बैटमैन और गॉर्डन रिडलर के निशान का अनुसरण करते हुए एक अनाथालय के खंडहर तक जाते हैं, जिसे शुरू में ब्रूस के मृत माता-पिता थॉमस और मार्था वेन द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जहां उन्हें पता चलता है कि रिडलर अनाथालय को विफल करने के लिए वेन परिवार से द्वेष रखता है। ब्रूस के बटलर और केयरटेकर अल्फ्रेड पेनीवर्थ को ब्रूस को संबोधित एक लेटर बम खोलने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रिडलर सबूत लीक करता है कि थॉमस, जो कि हत्या से पहले मेयर के लिए चुनाव लड़ रहा था, ने मारोनी के पत्रकार को मारने के लिए फाल्कोन को काम पर रखा था, जो मार्था के मानसिक बीमारी के पारिवारिक इतिहास के बारे में एक कहानी लिख रहा था। ब्रूस अल्फ्रेड का सामना करता है, जो कहता है कि थॉमस ने फाल्कोन से केवल पत्रकार को चुप रहने के लिए धमकी देने के लिए कहा था, यह जानने के बाद कि फाल्कोन ने पत्रकार की हत्या की। सेलिना बैटमैन को बताती है कि फाल्कोन उसका पिता है। यह जानने के बाद कि फाल्कोन ने अन्निका को इसलिए मार दिया क्योंकि उसे पता चला कि वह मुखबिर था, सेलिना उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन बैटमैन और गॉर्डन उसे रोकने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं। गॉर्डन फाल्कोन को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद रिडलर फाल्कोन को स्नाइपर राइफल से मार देता है। रिडलर का पर्दाफाश फोरेंसिक अकाउंटेंट एडवर्ड नेस्टन के रूप में किया जाता है और उसे अरखाम स्टेट हॉस्पिटल में कैद कर दिया जाता है, जहां वह बैटमैन को बताता है कि भ्रष्ट लोगों को निशाना बनाते समय उसने उससे प्रेरणा ली थी। बैटमैन को पता चलता है कि नेस्टन ने कार बम लगाए हैं और ऑनलाइन फॉलोइंग तैयार की है, जो मेयर-इलेक्ट बेला रियाल की हत्या की योजना बना रही है। बम गोथम के चारों ओर की समुद्री दीवार को नष्ट कर देते हैं और शहर में बाढ़ ला देते हैं। नेस्टन के अनुयायी रियाल को मारने की कोशिश करते हैं। उत्पादन, विकास, बेन एफ्लेक का प्रारंभिक कार्य और प्रारंभिक योजनाएं। अगस्त 2013 में बेन एफ्लेक को डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स (DCU) मीडिया फ्रेंचाइजी में सेट की गई कई फिल्मों में डीसी कॉमिक्स के चरित्र ब्रूस वेन बटा बैटमैन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 70 उन्होंने सुसाइड स्क्वाड 2016 और जस्टिस लीग 2017 में आने से पहले बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस 2016 में अपनी शुरुआत की। 71 72 73 अक्टूबर 2014 में वार्नर ब्रदर्स ने एफ्लेक अभिनीत एक स्टैंडअलोन बैटमैन फिल्म की योजना का खुलासा किया। 74 और वह जुलाई 2015 तक जोफ जॉन्स के साथ पटकथा का निर्देशन और सहलेखन करने के लिए बातचीत कर रहे थे। एफ्लेक द्वारा लाइव बाय नाइट 2016 पर काम खत्म करने के बाद उत्पादन शुरू होने की उम्मीद थी। 75 76 एफ्लेक और जॉन्स ने मार्च 2016 में पहला ड्राफ्ट पूरा किया। 77 बैटमैन बनाम सुपरमैन और जस्टिस लीग की घटनाओं के बाद सेट। 75 स्क्रिप्ट ने कॉमिक बुक तत्वों से प्रेरित एक मूल कहानी बताई, एक दृष्टिकोण जिसकी तुलना एफ्लेक ने निर्देशक जैक स्नाइडर की बैटमैन बनाम सुपरमैन कहानी से की। 78 जिसमें अरखाम एसाइलम, ए सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ 1989 और नाइटफॉल 1992 से 1994 के साथ साथ वीडियो गेम बैटमैन अरखाम एसाइलम 2009 का विशेष प्रभाव था। 79 सिनेमेटोग्राफर रॉबर्ट रिचर्डसन, जो विकास के शुरुआती दौर से जुड़े थे, ने पुष्टि की कि स्क्रिप्ट मुख्य रूप से अरखाम एसाइलम में सेट की गई थी। 80 इसमें स्लेड विल्सन बटा डेथस्ट्रोक को बैटमैन को थका देने और उसे कमजोर बनाने के लिए अरखाम में एक ब्रेकआउट की योजना बनाते हुए दिखाया गया है। 79 चरमोत्कर्ष के दौरान गोथम की गलियों में उससे लड़ने से पहले बैटगर्ल को बैटमैन की मदद करने के लिए आने की योजना बनाई गई थी। 81 जॉन्स ने कहा कि फिल्म रॉबिन की मौत का भी पता लगाएगी, जिसका संकेत बैटमैन बनाम सुपरमैन में दिया गया था। 77 वार्नर ब्रदर्स के सीईओ केविन सुजिहारा ने अप्रैल 2016 में सिनेमाकॉन में पुष्टि की कि एफ्लेक बैटमैन फिल्म का निर्देशन करेंगे। 82
तिरासी जेरेमी आयरन्स ने कहा कि वह मई में अल्फ्रेड पेनीवर्थ की अपनी बैटमैन बनाम सुपरमैन भूमिका को दोहराएंगे और जो मैंगनीलो को सितंबर में डेथस्ट्रोक के रूप में चुना गया था। 84-85 मैंगनीलो ने समझाया कि डेथस्ट्रोक का मानना था कि बैटमैन उसके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार था और उसे व्यवस्थित रूप से बैटमैन के जीवन को खत्म करने और उसके करीबी लोगों को हॉरर मूवी विलेन की तरह मारने के रूप में चित्रित किया गया था। उन्होंने कहानी की तुलना डेविड फिंचर की द गेम 1997 से की। 86-87 स्नाइडर को कहानी पसंद आई और 87-88 एफ्लेक ने अक्टूबर में खुलासा किया कि शीर्षक द बैटमैन था और दिसंबर में उन्होंने कहा कि 2018 की रिलीज के लिए 2017 के मध्य में फिल्मांकन शुरू होने वाला था। 89-77 उस महीने द बैटमैन को समायोजित करने के लिए एक नियोजित जस्टिस लीग सीक्वल में देरी हुई। 90 क्रिस टेरियो ने जनवरी 2017 में स्क्रिप्ट का पुनर्लेखन किया। 91 कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में 2017 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में मूल स्टार और निर्देशक बेन एफ्लेक। कैलिफोर्निया के एनाहिम में एनाहिम कन्वेंशन सेंटर में 2014 वंडरकॉन में लेखक निर्देशक मैट रीव्स। बेन एफ्लेक को शुरू में द बैटमैन में अभिनय करने और इसे विकसित करने के लिए चुना गया था, लेकिन कई कारणों से उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। मैट रीव्स ने लेखक और निर्देशक का पद संभाला और बैटमैन के युवा संस्करण पर ध्यान केंद्रित किया। एफ्लेक को फिल्म का निर्देशन करने को लेकर संशय हो में सक्षम होना चाहते थे जिसमें व्यक्तिगत पहलू हो और उन्हें लगा कि उन्हें इसे डीसीयू के अन्य पहलुओं से जोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। 122 वार्नर ब्रदर्स ने अपने डीसी प्रोडक्शंस में मल्टीवर्स को शामिल किया जिससे रीव्स को प्रोजेक्ट को अपनी दिशा में ले जाने की अनुमति मिली। 121 परिणामस्वरूप फिल्म एक अलग दुनिया में होती है जिसे अर्थ 2 के रूप में संदर्भित किया जा रहा था। 123 124 1992 में निर्वाण के फ्रंटमैन कर्ट कोबेन 1969 में बनाया गया ज़ोडिएक किलर का एक समग्र स्केच। कर्ट कोबेन और ज़ोडिएक किलर ने फिल्म में बैटमैन और रिडलर के चित्रण को प्रेरित किया। रीव्स को पहले से पता था कि फिल्म बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन 1996 से 97 और जेफ लोएब और टिम सेल द्वारा इसके सीक्वल डार्क विक्ट्री 1999 से 2000 से प्रेरित होगी। 125 जिसमें बैटमैन एक सीरियल किलर का शिकार करता है जो शहर में वैध स्तंभों और शहर में आपराधिक तत्व के बीच इस सहयोग को उजागर करेगा। 97 उन्होंने चरित्र और ज़ोडिएक किलर 1960 के दशक में कैलिफोर्निया में संचालित एक वेशभूषा वाले सीरियल किलर के बीच समानताएं देखने के बाद रिडलर का उपयोग करने का फैसला किया। 15 माइंड हंटर 1995 पढ़ते समय 35 रीव्स ने कल्पना की थी कि बैटमैन की जांच से उसे कॉमिक बुक मिथोस के अन्य आंकड़ों का सामना करना पड़ेगा। 97 हालांकि रीव्स ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि बैटमैन कहानी का केंद्र बना रहे और उसे हर दृश्य में शामिल करने की कोशिश की। 22 रीव्स ने अपनी पसंदीदा बैटमैन कॉमिक्स को फिर से पढ़ा लेकिन फिल्म को किसी विशिष्ट कथानक पर आधारित नहीं किया। 103 विशेष प्रभाव फ्रैंक मिलर और डेविड माजुचेली द्वारा ईयर 1 1987, डार्विन कुक द्वारा ईगो 2000 और स्कॉट स्नाइडर और ग्रेग कैपुलो द्वारा 0 ईयर 2013 से 14, 126, 127 के साथ साथ बॉब केन, बिल फिंगर और नील एडम्स के चरित्र पर आधारित है। 128 रीव्स ने ईयर 1 में एक युवा अनुभवहीन बैटमैन के चित्रण 129 द लॉन्ग हैलोवीन और डार्क विक्ट्री में कैटवुमन के फाल्कोन के साथ रिश्ते 130 बैटमैन के मनोविज्ञान की खोज और ईगो में सटीक प्रतिशोध से लेकर आशा को प्रेरित करने तक के उसके परिवर्तन 118 130 और 0 ईयर में रिडलर की गोथम को बाढ़ में डुबोने की साजिश को दर्शाया है। 130 अन्य तत्व जैसे कि अल्फ्रेड का चरित्र चित्रण, थॉमस वेन का मेरल अभियान और मार्था वेन का अरखाम परिवार का हिस्सा होना, जेफ जॉन्स और गैरी फ्रैंक द्वारा बैटमैन अर्थ 1 2012 से आए थे। 130 जबकि प्रतिशोध का विषय बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज 1992 से 1999 से केविन कॉनरॉय के ए प्रतिशोध हूँ ए रात हूँ भाषण से प्रेरित था। 18
फिल्म में अन्य कॉमिक कहानियों के संदर्भ भी हैं, जिनमें नो मैन्स लैंड 1999 और हश 200203 शामिल हैं। 130 ब्रूस वेन का चित्रण करने में रीव्स पारंपरिक प्लेबॉय और सोशलाइट से अलग हटकर कुछ करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पहला एक्ट लिखते समय निर्वाण गीत समथिंग इन द वे 1991 सुना था, इसलिए उन्होंने ब्रूस को एकांतप्रिय निर्वाण फ्रंटमैन कर्ट कोबेन पर आधारित करने का फैसला किया। उन्होंने फिल्म लास्ट डेज 2005 से प्रेरणा ली, जिसमें कोबेन का एक काल्पनिक संस्करण दिखाया गया है जो एक क्षयकारी जागीर में रहता है। 50 गॉडफादर 1972 के चरित्र माइकल कोलियोन ने भी ब्रूस के बारे में रीव्स के नजरिए को प्रभावित किया। 131 रीव्स ने बैटमैन को लोगों के प्यार का सम्मान करते हुए उसे भरोसेमंद बनाने की कोशिश की। 15 और अपने बैटमैन का वर्णन इस प्रकार किया। 97 हालांकि यह बैटमैन की उत्पत्ति को नहीं दर्शाता है, जिसमें वह अपने माता पिता की हत्या का गवाह बनता है, फिर भी बैटमैन उस भावनात्मक लागत की पड़ताल करता है जो चरित्र पर पड़ती है। रीव्स ने कहा कि बैटमैन 10 साल का होने पर भावनात्मक रूप से अवरुद्ध है, क्योंकि यह एक ऐसा आघात है जिसे आप भूल नहीं सकते। 132 पिछली बैटमैन फिल्मों के विपरीत द बैटमैन बैटमैन के जासूसी कौशल पर केंद्रित है। 103 65 लिखना जब रीव्स ने अपने सतर्कता कैरियर के आरंभ में बैटमैन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने स्क्रैच से एक नई स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। 104 107 एफ्लेक की स्क्रिप्ट ने जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज के समान एक एक्शन संचालित दृष्टिकोण अपनाया था, लेकिन रीव्स एक अधिक व्यक्तिगत कथा चाहते थे जो बैटमैन को उसके मूल तक हिला दे। 97 वह यह पता लगाना चाहते थे कि बैटमैन मिथोस वास्तविक दुनिया में कैसे मौजूद हो सकते हैं, और उन्होंने चरित्र की मूल कहानी को फिर से बताने के बजाय बैटमैन के करियर के दूसरे वर्ष के दौरान फिल्म को सेट करने का विकल्प चुना। 15 117 118 क्योंकि वह चाहते थे कि उनका दृष्टिकोण पिछली बैटमैन फिल्मों से अलग हो। 13 उन्हें लगा कि फिल्म किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अधिक है जो यह नहीं समझ पाया है कि वह जो कर रहा है वह क्यों कर रहा है, और वह चाहते थे कि यह बैटमैन के भावनात्मक आर्क पर ध्यान केंद्रित करे, जिसमें आप उसे जबरदस्त आघात से गुजरते हुए देखते हैं और फिर एक रास्ता खोजने की इच्छाशक्ति जुटाते हैं। 119 रीव्स मूल रूप से द बैटमैन के अपने संस्करण को डीसीयू में स्थापित करना चाहते थे। 103 120 लेकिन अंततः उन्होंने फैसला किया कि यह बैटमैन के चरित्र चाप से ध्यान भटकाएगा और वार्नर ब्रदर्स से साझा ब्रह्मांड से बाहर जाने की रचनात्मक स्वतंत्रता मांगी। 121 रीव्स बैटमैन का एक ऐसा संस्करण बनाने। रीव्स ने इसे बैटमैन का लगभग नोयर संचालित जासूसी संस्करण के रूप में वर्णित किया है, जो चरित्र के दिल और दिमाग पर जोर देता है। 133 उन्होंने कहा कि फिल्म ने जासूसी, एक्शन, हॉरर और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर शैलियों को मिश्रित किया है, जो उन्हें लगा कि पिछले अनुकूलन की तुलना में कॉमिक्स के करीब है। 15 132 उन्होंने यह भी महसूस किया कि इस दृष्टिकोण ने इसे सबसे भयावह बैटमैन फिल्म बना दिया। 134 रीव्स ने प्रेरणा के लिए न्यू हॉलीवुड युग की फिल्मों और फिल्म निर्माताओं को देखा, जिसमें द फ्रेंच कनेक्शन 1971, क्लूट 1971, चाइनाटाउन 1974, ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन 1976 और टैक्सी ड्राइवर 1976, साथ ही अल्फ्रेड हिचकॉक 21, 135, 65 और वोंग कार्वाई की लघु फिल्म द हैंड 2004 शामिल हैं। 136 चाइनाटाउन और ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन ने द बैटमैन के भ्रष्ट, खस्ताहाल गोथम के चित्रण को प्रभावित किया, जबकि क्लूट में डोनाल्ड सदरलैंड और जेन फोंडा के पात्रों के बीच के रिश्ते ने बैटमैन और कैटवुमन के बीच की गतिशीलता को प्रेरित किया। 132 9 रीव्स ने कहा। 136 बैटमैन की असुरक्षा को व्यक्त करने के लिए रीव्स ने मैनहंटर 1986 से प्रेरित एक दृश्य जोड़ा, जिसमें उसे रिडलर का प्रोफाइल बनाने के लिए जोकर से मिलने जाते हुए दिखाया गया। 137 रीव्स का इरादा जोकर की उपस्थिति से यह संकेत देना भी था कि रिडलर के पकड़े जाने के बाद भी गोथम की परेशानियां खत्म नहीं होंगी। 8 फिल्म में कई ऐतिहासिक संकेत हैं, जो रीव्स को लगा कि इसे और अधिक विश्वसनीय बनाएंगे।
दो किरदार मेयर डॉन मिशेल जूनियर और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गिल कॉल्सन वाटरगेट कांड के शख्सियतों जॉन एन मिशेल और चार्ल्स कॉल्सन के साथ उपनाम साझा करते हैं। 65 और रिडलर द्वारा कॉल्सन की हत्या ब्रायन वेल्स की मौत को दर्शाती है। इसके अलावा रीव्स ने फाल्कोन को विंटर हिल गैंग के नेता व्हाइटी बुल्गर पर आधारित किया और एक प्रभाव के रूप में डॉक्यूमेंट्री व्हाइटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाम जेम्स जे. बुल्गर 2014 का हवाला दिया। कुछ कथानक तत्व बुल्गर के जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं, जिसमें फाल्कोन का एक मुखबिर के रूप में काम करना और शहर के अधिकारियों को रिश्वत देना शामिल है। 138 रीव्स और क्रेग ने अधिकांश स्क्रिप्ट लिखना समाप्त कर दिया। उन्होंने उस दृश्य का हवाला दिया जिसमें बैटमैन और गॉर्डन रिडलर के अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, जो उनके सबसे कठिन दृश्यों में से एक है क्योंकि वह संवाद का उपयोग करने के बजाय बैटमैन के डर को दृश्य रूप से व्यक्त करना चाहते थे कि रिडलर उसकी पहचान से अवगत है। 139 ढलाई बर्लिन, जर्मनी में 2018 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रॉबर्ट पैटिंसन, 2020 में जोक्राविट्स, पॉल डानो, कान, फ्रांस में 2015 कान फिल्म महोत्सव में, कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में 2019 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में जेफरी राइट, कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में 2017 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में एंडी सर्किस, कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में 2016 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में कॉलिन फेरेल, द बैटमैन में रॉबर्ट पैटिंसन, जो क्राविट्स, पॉल डानो, जेफरी राइट, एंडी सर्किस और कॉलिन फेरेल मुख्य भूमिका में हैं। रॉबर्ट पैटिंसन, निकोलस हाउल्ट, आर्मी हैमर और आरोन टेलर जॉनसन बैटमैन के रूप में एफ्लेक की जगह लेने के लिए शॉर्ट लिस्ट में थे, जिसमें पैटिंसन सबसे आगे थे। 101, 140, 141 रीव्स ने गुड टाइम 2017 में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद पैटिंसन को ध्यान में रखते हुए पटकथा लिखी। 50, 142 लेकिन यह अनिश्चित था कि क्या वह रुचि लेंगे। 11 पैटिंसन ने ट्वाइलाइट सीरीज 2008 से 2012 पर अपने काम के बाद से प्रमुख हॉलीवुड फ्रेंचाइजी फिल्मों से परहेज किया था क्योंकि उन्हें वे भूमिकाएं नीरस लगती थीं और वे पपराजी का ध्यान आकर्षित होने से बचना चाहते थे। 11 143 इसका मतलब यह था कि वह मार्वल स्टूडियोज के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में दिखाई नहीं दिया था, जिसने उसे वार्नर ब्रदर्स के लिए वांछनीय बना दिया था। अन्य प्रमुख दावेदार हॉल्ट मार्वल कॉमिक्स आधारित एक्समैन फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन वे MCU से अलग हैं और हॉल्ट प्रोस्थेटिक्स और मेकअप के कारण उनमें से ज्यादातर के लिए पहचानने योग्य नहीं थे। जेफरी राइट ने सितंबर 2019 में गॉर्डन को चित्रित करने के लिए बातचीत शुरू की और अगले महीने उन्हें कास्ट करने की पुष्टि की गई। 39-40 राइट, जो लाइव एक्शन में गॉर्डन को चित्रित करने वाले पहले रंगीन अभिनेता हैं, 160 ने महसूस किया कि उनकी कास्टिंग दर्शाती है कि 1939 में बैटमैन की शुरुआत के बाद से अमेरिका कितना विविध हो गया है, और कहा कि गॉर्डन के किसी भी गुण के लिए उसका गोरा होना आवश्यक नहीं है। 42 तैयारी में राइट ने द लॉन्ग है एलोवीन सहित बैटमैन कॉमिक्स पढ़ी। 161 162 उन्होंने गोल्डन एज कॉमिक्स को देखा क्योंकि उन्हें लगा कि तब से लेकर आज तक गॉर्डन के लिए एक लंबा आर्क था जिसने उनके प्रदर्शन को प्रेरित किया। 163 164 उन्होंने अपने प्रदर्शन को एरिक एडम्स पर आधारित किया। 165 जोना हिल ने शुरुआत में रिडलर या पेंगुइन की भूमिका निभाने के लिए बातचीत शुरू की। 166 लेकिन एक महीने बाद बातचीत से बाहर हो गए। 167 वैरायटी के जस्टिन क्रोल ने बताया कि हिल $10 मिलियन चाहते थे, पैटिंसन की कमाई से दोगुना से भी ज्यादा, जबकि किट ने बताया कि वार्नर ब्रदर्स और हिल तय नहीं कर पा रहे थे कि वह कौन सी भूमिका लेंगे। 166 168 हिल के बातचीत से बाहर होने के बाद अक्टूबर में पॉल डानो को रिडलर के रूप में लिया गया था। 33 तैयारी के लिए डानो ने सीरियल किलर पर शोध किया और इस सामग्री को सार्वजनिक स्थानों पर पढ़ने का फैसला किया क्योंकि उन्हें यह परेशान करने वाला लगा और वे इसे अकेले नहीं पढ़ना चाहते थे। 97 उन्होंने बीच बॉयज के संस्थापक ब्रायन विल्सन का इस्तेमाल किया, जिन्हें उन्होंने 2014 की बायोपिक लव एंड मर्सी में। 171 रीव्स ने रिडलर के चरित्र को डैनो द्वारा विल्सन के चित्रण को ध्यान में रखते हुए लिखा था।
170 डैनो ने रिडलर की प्रेरणाओं और मुखौटा पहनने पर चरित्र द्वारा महसूस की जाने वाली शक्ति की भावना के बारे में सोचा और एक मुखौटा विशेषज्ञ के साथ मिलकर यह पता लगाने का काम किया कि पोशाक में भूमिका कैसे निभाई जाए। 170 रीव्स ने वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान अल्फ्रेड की भूमिका के लिए एंडी सर्किस से संपर्क किया। 52 और वह रीव्स के साथ फिर से काम करने के लिए उत्सुक थे। 172 सर्किस को नवंबर 2019 में कास्ट किया गया था। 48 जब कॉलिन फेरेल और जॉन टर्टुरो को भी पेंगुइन और कार्माइन फाल्कोन के रूप में कास्ट किया गया था। 43 48 173 फेरेल ने प्रेरणा के लिए गॉडफादर के चरित्र फ्रेडो कोलियोन को देखा और पेंगुइन की आवाज को विकसित करने के लिए बोली कोच जेसिका ड्रेक के साथ काम किया। 56 जबकि टर्टुरो ने अपने बच्चे एरियाना के साथ सहयोग किया, जो डीसी कॉमिक्स में एक संपादक हैं, और रीव्स ने फाल्कोन और उनके तौर तरीकों को विकसित करने के लिए। टर्टुरो ने अपने पिता द्वारा न्यूयॉर्क शहर में बड़े होने के दौरान माफिया के बारे में दी गई चेतावनियों से प्रेरणा ली। 46 अन्य कलाकारों में जेमी लॉसन। 57 पीटर सरसागार्ड। 174 गिल पेरेज अब्राहम। 60 जुड़वा चार्ली और मैक्स कार्वर। 66 रूपर्ट पेनरी जोन्स। 175 जे लाइकुर्गो। 67 68 और कॉन ओनील शामिल हैं। 64 लाइकुर्गो, जो एक अपराधी का किरदार निभाते हैं। 68 ने डीसी सीरीज टाइटन्स 2018 से 2023 में टिम ड्रेक के रूप में शामिल होने से एक साल पहले अपने दृश्यों की शूटिंग की थी। 176 रीव्स अनिश्चित थे कि क्या जोकर की उपस्थिति को नाटकीय रिलीज में रखा जाएगा या क्या उसे निभाने वाला अभिनेता भविष्य में भूमिका को फिर से कर पाएगा। नतीजतन उन्होंने महसूस किया कि जोकर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता को निडर होने की जरूरत है। 137 प्रोडक्शन टीम ने यह घोषणा करके क्योघन की भूमिका को गुप्त रखने का प्रयास किया कि जब उन्हें अगस्त 2020 में कास्ट किया गया था तब वह ईयर 1 के चरित्र स्टेनली मर्केल का किरदार निभा रहे थे। 8 117 137 लेकिन जोकर के रूप में कीघन की भूमिका का खुलासा उनके भाई ने फिल्म की रिलीज से पहले ऑनलाइन किया था। पैटिंसन को एक साल पहले से ही इस भूमिका में दिलचस्पी हो गई थी और इस पर जुनूनी रूप से जांच करते रहे। एक लंबे समय से बैटमैन के प्रशंसक उनके पास इस बारे में विचार थे कि पिछले फिल्म रूपांतरणों की तुलना में बैटमैन की सुपरहीरो गतिविधियों और ब्रूस के रूप में उनकी पहचान के बीच संबंधों का एक अनूठा चित्रण कैसे लाया जाए। 144 145 और चरित्र की महाशक्तियों की कमी में उनकी दिलचस्पी थी। 143 रीव्स ने अप्रैल 2019 में उनसे मिलने से पहले पैटिंसन और हाउल्ट के पिछले काम की समीक्षा करने में घंटों बिताए। वे 20 मई तक भूमिका के लिए एकमात्र दावेदार थे और दोनों स्क्रीन टेस्ट के लिए बरबैंक, कैलिफोर्निया गए। 11 पैटिंसन ने अपने टेस्ट के दौरान बैटमैन फॉरएवर 1995 से वैल किल्मर का बैट सूट पहना था। 146 ऑडिशन चुनौतीपूर्ण था क्योंकि सूट छोटा था और उसमें चलना मुश्किल था। 14 146 लेकिन पैटिंसन और रीव्स ने इसे एक परिवर्तनकारी अनुभव पाया। 146 पैटिंसन को 31 मई को कास्ट किया गया। 11 147 148 $3 मिलियन के वेतन के साथ। 149 पैटिंसन की कास्टिंग को कुछ बैटमैन प्रशंसकों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जिसमें Change.org याचिका ने निर्णय को उलटने का आह्वान किया। पैटिंसन ने कहा कि उन्हें प्रतिक्रिया उनकी अपेक्षा से कम तीखी लगी और उन्हें लगा कि एक अंडरडॉग होने का मतलब है कि उनके प्रदर्शन में ऐसी अपेक्षाएं नहीं थीं जिन्हें पूरा किया जा सके। 143 उन्हें आश्चर्य हुआ कि फिल्म में बैटमैन की कई व्याख्याएं की गई थीं और वे उनके बीच की खाई को भरना चाहते थे। 150 क्रिश्चियन बेल, जिन्होंने द डार्क नाइट ट्रिलॉजी 2005 से 2012 में बैटमैन की भूमिका निभाई, ने पैटिंसन का समर्थन किया। 151 उन्हें भूमिका को अपना बनाने और आलोचकों की उपेक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया। बेल ने प्रशंसक विद्रोह की तुलना हीथ लेजर द्वारा अनुभव की गई प्रतिक्रिया से की जब उन्हें द डार्क नाइट 2008 में जोकर के रूप में कास्ट किया गया था। 152 तैयारी के लिए पैटिंसन ने बैटमैन के इतिहास का अध्ययन किया,
कॉमिक बुक्स के स्वर्ण युग से लेकर लेखक टॉम किंग की बैटमैन पर 2016 से 2019 की श्रृंखला तक की कॉमिक्स पढ़ी। 15 उन्होंने प्रशिक्षक रिगन मचाडो के साथ ब्राजीलियन जिउजित्सु का प्रशिक्षण लिया। 153 वे क्रिस हेम्सवर्थ, ड्वेन जॉनसन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस जैसे सुपरहीरो अभिनेताओं के समान शारीरिक परिवर्तन से गुजरना चाहते थे। 154 उन्होंने टेनेट 2020 पर उनके साथ काम करते हुए डार्क नाइट ट्रिलॉजी के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन से सलाह ली। 155 अक्टूबर 2019 में पैटिंसन के साथ स्क्रीन टेस्ट के बाद जो क्राविट्ज को कैटवुमन के रूप में लिया गया। उन्होंने पहले द लेगो बैटमैन मूवी 2017 में चरित्र को आवाज दी थी। 110 कास्टिंग डायरेक्टर सिंडी टोलन ने क्राविट्ज का सुझाव दिया। 22 और रीव्स ने उन्हें एना डी अरामास, एला बालिंस्का और ईजा गोंजालेज जैसी अभिनेत्रियों के ऊपर चुना, जिन्होंने इस भूमिका के लिए ऑडिशन भी दिया था। साथ ही जाजी बीट्स, एलिसिया विकेंडर, हन्ना जॉन्कामेन और नथाली इमैनुएल भी। 110 क्राविट्ज एक्समैन फर्स्ट क्लास 2011 में काम करने के बाद एक और सुपरहीरो फिल्म में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थीं, लेकिन कैटवुमन चरित्र की प्रशंसक थीं और भावनात्मक रूप से और सौंदर्य की दृष्टि से भी उससे जुड़ी हुई थीं। 22 उसने महसूस किया कि रीव्स के साथ उसकी ईमानदारी ने उसके चयन में एक बड़ी भूमिका निभाई। 156 और समझाया कि वह चाहती थी कि रीव्स को पता चले कि उसके साथ काम करना कैसा होगा। उसने कैटवुमन के चरित्र को कैसे विकसित किया जाए, इस पर सलाह दी। 156 और शूटिंग से 2 महीने पहले प्रशिक्षक डेविड हिगिंस के साथ प्रशिक्षण शुरू किया। 157 158 क्रेविट्स ने स्टंट समन्वयक रॉब अलोंजो के साथ अभ्यास करते हुए अपनी हरकतों को विकसित करने के लिए बिल्लियों और शेरों की लड़ाई के फुटेज का भी अध्ययन किया। 23 उन्होंने ईयर 1 और बैटमैन रिटर्न्स 1992 में मिशेल फिफर के कैटवुमन के चित्रण से प्रेरणा ली। 24 159 ने लगा 92 और जनवरी 2017 में घोषणा की कि वह निर्देशक के रूप में पद छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी अभिनय करने और निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। 93 उन्होंने शुरू में कहा कि उन्होंने बैटमैन के रूप में अभिनय पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए पद छोड़ दिया था। 93 लेकिन जल्द ही कहा कि वह स्क्रिप्ट पाने में असमर्थ रहे हैं, जहां उन्हें इसकी आवश्यकता थी और उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि कोई और इस पर एक शॉट दे। 94 एफ्लेक ने बाद में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें फिल्म का निर्देशन करने में मजा आता और उन्हें लगा कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए जो इस पर काम करना पसंद करेगा। 92 उस समय वार्नर ब्रदर्स बैटमैन बनाम सुपरमैन की रिलीज के बाद सुपरहीरो फिल्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर रहे थे। 11 जस्टिस लीग के दृश्य को पोस्ट प्रोडक्शन में बदल दिया गया था ताकि द बैटमैन में डेथस्ट्रोक की भूमिका के बजाय जस्टिस लीग सीक्वल में अन्याय लीग को छेड़ा जा सके। हालांकि मूल को 2021 के निर्देशक के कट जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में बहाल कर दिया गया था। 87-88 मैट रीव्स के तहत पुनर्विकास। मैट रीव्स, मैट रॉस, रिडले स्कॉट, गेविन ओकॉनर, जॉर्ज मिलर, डेनिस विलेन्यूवे और फेडे अल्वारेज सभी को निर्देशक के रूप में एफ्लेक के प्रतिस्थापन के रूप में माना गया था। 91, 95, 96 रीव्स एक लंबे समय से बैटमैन प्रशंसक। 15 जल्दी से शॉर्टलिस्ट के शीर्ष पर चले गए और 10 फरवरी 2017 को वार्नर ब्रदर्स के साथ बैठक के बाद बातचीत में प्रवेश किया। 95 वार्नर ब्रदर्स ने रीव्स को स्क्रिप्ट की एक प्रति भेजी, लेकिन रीव्स को लगा कि एफ्लेक का दृष्टिकोण पूरी तरह से वैध होने के बावजूद वह फिल्म नहीं थी जिसे वह बनाना चाहते थे। 97 रीव्स केवल तभी शामिल होना चाहते थे जब उन्हें रचनात्मक नियंत्रण की गारंटी दी जाती और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ग्रुप के अध्यक्ष टोबी एमेरिच। 98 जल्द ही उनके वेतन को लेकर एक मुद्दा उठा, लेकिन इसे जल्दी से दूर कर दिया गया और रीव्स को 23 फरवरी को द बैटमैन का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया। 99-100 वह डायलन क्लार्क के साथ फिल्म का निर्माण भी करने वाले थे। 101 रीव्स वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2017 पर काम करने के दौरान स्टूडियो के साथ अपना पूरा विजन साझा करने के लिए तैयार नहीं थे और वार्नर ब्रदर्स ने उनके उपलब्ध होने तक उत्पादन में देरी करने पर सहमति जताई। 97 रीव्स ने मार्च 2017 में स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया। 102
उन्होंने शुरू में द बैटमैन के कनेक्शन को डीसीयू से बनाए रखने की योजना बनाई और लेखन प्रक्रिया के दौरान एफ्लेक से बात की। 103, लेकिन जल्द ही कहानी को अपने सतर्कता कैरियर में बैटमैन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से तैयार किया। 104, 105, बैटमैन की भूमिका निभाने के लिए एक युवा अभिनेता को लेने की योजना के साथ। 106, वार्नर ब्रदर्स जुलाई 2017 तक एफ्लेक को बदलने की योजना बना रहे थे। 107, अगस्त 2018 में एफ्लेक शराब के दुरुपयोग के लिए पुनर्वास के लिए गए और यह असंभव माना जाता था कि वह उसके बाद फिल्म में अपनी भूमिका को दोबारा नहीं निभाएंगे। 106, उस समय रीव्स ने कहा कि स्क्रिप्ट पूरी होने वाली थी। 103, 103, 108, रीव्स ने अगले महीने वार्नर ब्रदर्स को अपना पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। 109, मैटसन टॉमलिन और पीटर क्रेग ने भी स्क्रिप्ट में योगदान दिया। 110, 111, हालांकि केवल रीव्स और क्रेग को ही श्रेय मिला। 111, 112, टॉमलिन ने द बैटमैन के लिए विकसित किए गए कुछ विचारों का इस्तेमाल कॉमिक बुक लिमिटेड सीरीज बैटमैन द इम्पोस्टर 2021 में किया। 113, जनवरी 2019 में वार्नर ब्रदर्स ने द बैटमैन के लिए 25 जून 2021 की रिलीज की तारीख निर्धारित की और एफ्लेक ने पुष्टि की कि वह अब इसमें अभिनय नहीं कर रहे थे। 114, एफ्लेक ने बताया कि उन्होंने जेनिफर गार्नर से तलाक, जस्टिस लीग के अशांत उत्पादन, उस समय भूमिका में आनंद की कमी और शराब की समस्याओं सहित कई कारकों के संयोजन के कारण पद छोड़ दिया। 115, 116, अपने जस्टिस लीग के अनुभव के बारे में विस्तार से बताते हुए एफ्लेक ने कहा कि इसने भूमिका में उनकी रुचि को विशेष रूप से खराब कर दिया था क्योंकि इसमें उनका तलाक, लगातार यात्रा करना और प्रतिस्पर्धी एजेंडा शामिल था, साथ ही स्नाइडर की बेटी ऑटम की मृत्यु, जिसके कारण निर्देशक परियोजना से बाहर हो गए। 92, एफ्लेक ने याद किया कि उन्होंने द बैटमैन की स्क्रिप्ट का एक संस्करण अपने एक दोस्त को दिखाया था, जिसने कहा था, मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट अच्छी है। मुझे यह भी लगता है कि अगर आप फिर से वही करेंगे जो आपने जस्टिस लीग में किया है, तो आप शराब पीकर मर जाएंगे। भटकाना नहीं चाहती थी। 15, और सेलिना को उभयलिंगी के रूप में व्याख्यायित किया, जिस रूप में चरित्र को कॉमिक्स में दर्शाया गया है। 28, पॉल डानो, एडवर्ड नैश्टन बटा द रिडलर, एक फोरेंसिक अकाउंटेंट जो बैटमैन से प्रेरित होकर एक सीरियल किलर बनता है, जो कुलीन गोथम नागरिकों को निशाना बनाता है और अपने अपराधों को लाइव स्ट्रीम करता है। 29, 30, 31, एक अनाथ जो घोर गरीबी में पला बढ़ा है, वह कम भाग्यशाली लोगों की अनदेखी करने के लिए गोथम के अमीर और शक्तिशाली लोगों से नाराज है और गोथम के बारे में सच्चाई को उजागर करना चाहता है, पहेलियों के साथ बैटमैन और कानून प्रवर्तन को ताना मारता है। 32, 33, 34, रीव्स ने कहा कि रिडलर को प्रेरित करने वाला बैटमैन कॉमिक्स के इस विचार को दर्शाता है कि वह अपने दुश्मन खुद बनाता है और गोथम पर रिडलर का हमला चरित्र को एक आतंकवादी जैसी आकृति के रूप में राजनीतिक एजेंडा देता है। 29, 35, 27, उन्होंने रिडलर की तुलना ज़ोडिएक किलर से की, जिसे उन्होंने सिफर और पहेलियों के साथ संवाद करने के अपने अभ्यास के लिए वास्तविक जीवन रिडलर महसूस किया। 15, जबकि डानो ने कहा कि उनके प्रदर्शन ने बैटमैन फ्रेंचाइज की नाटकीयता के साथ वास्तविक जीवन के आधार को संतुलित किया। 36, जोसेफ वॉकर ने एक युवा नैश्टन का चित्रण किया। 37, साइटोजेनेसिस के परिणामस्वरूप चरित्र को उपनाम पैट्रिक पार्कर का उपयोग करते हुए भी दर्शाया गया है। 38, जेफरी राइट जेम्स जिम गॉर्डन के रूप में गोथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट GCPD में बैटमैन का सहयोगी। 39, 40, वह एकमात्र GCPD अधिकारी है जिस पर बैटमैन भरोसा करता है और वे रिडलर मामले को सुलझाने के लिए एक साथ काम करते हैं। 41, राइट ने गॉर्डन को गोथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट, बैटमैन, न्याय और भ्रष्टाचार का रिश्तेदार बताया। 42, क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी 2005 से 2012 के समान गॉर्डन द बैटमैन में एक GCPD लेफ्टिनेंट के रूप में शुरुआत करता है, जिससे उसके कमिश्नर के रूप में प्रगति को बाद की फिल्मों में दर्शाया जा सकता है। 30,
राइट को लगा कि गॉर्डन को लेफ्टिनेंट के रूप में शुरू करने से उन्हें पिछली फिल्म पुनरावृत्तियों की तुलना में बड़ी भूमिका निभाने में मदद मिली। 41 रीव्स ने महसूस किया कि बैटमैन और गॉर्डन की साझेदारी पर पिछली बैटमैन फिल्मों की तुलना में द बैटमैन में अधिक जोर दिया गया है और उनकी तुलना ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन 1974 के कार्ल बनस्टीन, डस्टिन हॉफमैन और बॉब वुडवर्ड, रॉबर्ट रेडफोर्ड से की गई है। 27 जॉन टर्टुरो कार्माइन फाल्कोन के रूप में, एक गोथम अपराध मालिक और सेलिना के पिता। 43 रिडलर का प्राथमिक लक्ष्य। 45 फाल्कोन ने गोथम के अधिकांश हिस्से को अपने नियंत्रण में रखा है। टर्टुरो ने उसे एक खतरनाक आदमी के रूप में वर्णित किया। 46 जबकि रीव्स ने कहा कि वह एक सभ्य डकैत प्रतीत होता है, लेकिन उसके पीछे एक काला इतिहास है और उसकी तुलना चाइनाटाउन 1974 के नोआ क्रॉस, जॉन हस्टन से की। 27 बैटमैन का सुझाव है कि थॉमस और मार्था वेन की हत्या का आदेश देकर फाल्कोन ने बैटमैन की मूल कहानी में एक भूमिका निभाई। फाल्कोन ने पूरी फिल्म में विंटेज धूप का चश्मा पहना हुआ है क्योंकि टर्टुरो को लगा कि चरित्र को मुखौटा की आवश्यकता है। 46 पीटर सरसगार्ड गिल कोल्सन के रूप में, गोथम के जिला अटॉर्नी। 10 जिन्हें सरसगार्ड ने झूठा और अरुचिकर बताया। 47 एंडी सर्किस अल्फ्रेड पेनीवर्थ के रूप में, बैटमैन के बटलर और गुरु। 48 हालांकि उनके बीच तनावपूर्ण संबंध है और वे शायद ही कभी बात करते हैं। 49 पैटिंसन ने अल्फ्रेड को बैटमैन का एकमात्र विश्वासपात्र बताया, भले ही अल्फ्रेड सोचता है कि वह पागल हो गया है। 50 अल्फ्रेड की एक सैन्य पृष्ठभूमि है जो उसके नियमों और विनियमों, संरचना और सटीकता के साथ साथ उसके पहनावे और आचरण में परिलक्षित होती है। एक सैन्य दिग्गज के रूप में अल्फ्रेड की शारीरिक बनावट को चित्रित करने के लिए रीव्स ने उनके पास एक बेंत रखने का विचार रखा, जबकि सर्किस ने उनके चेहरे पर निशान होने का सुझाव दिया। 51 सर्किस ने कहा कि वेन एंटरप्राइजेज सुरक्षा टीम में शामिल होने से पहले अल्फ्रेड ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस का हिस्सा थे। उनकी पृष्ठभूमि ने उन्हें ब्रूस की जरूरत के पिता के बजाय एक शिक्षक या संरक्षक बनने के लिए प्रेरित किया। 52 रीव्स ने उल्लेख किया कि अनुभवहीन और युवा होने के बावजूद अल्फ्रेड को ब्रूस का अभिभावक बनने के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें दोषी महसूस होता है कि ब्रूस के दोषपूर्ण पालनपोषण के कारण ही बैटमैन के रूप में उनकी जुनूनी यात्रा हुई। 27 कॉलिन फेरेल ओज बटा द पेंगुइन के रूप में, फाल्कोन का मुख्य लेफ्टिनेंट जो आइसबर्ग लाउंज का संचालन करता है, वह नाइट क्लब जहां सेलिना काम करती है। 22 वह अभी तक अपराध का सरगना नहीं है जैसा कि उसे कॉमिक्स में दिखाया गया है। 21 और उसे पेंगुइन के रूप में संदर्भित किया जाना पसंद नहीं है। 34 च्यवन रीव्स ने समझाया कि पेंगुइन एक मध्यम स्तर का डकैत आदमी है और उसमें थोड़ा दिखावा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वह और अधिक चाहता है और उसे कम करके आका गया है। 55 रीव्स ने पेंगुइन की तुलना द गॉडफादर 1972 के फ्रेडो कोलियोन, जॉन कैजेल से की, उस तुच्छता के कारण जो वह एक ऐसे परिवार में रहता है जो बहुत मजबूत, बहुत उज्ज्वल, बहुत सक्षम, बहुत हिंसक पुरुषों से भरा है। 56 पेंगुइन का उपनाम कोब, मूल कॉमिक बुक नाम कोबलपॉट से छोटा कर दिया गया था। स्पिम्फ सीरीज द पेंगुइन 2024 के निर्माण के दौरान, फिल्म के दौरान उन्हें केवल ओज या पेंगुइन के रूप में संदर्भित किया जाता है। 53 सहायक कलाकारों में शामिल हैं बेला रियल के रूप में जेमी लॉसन। 10 गोथम सिटी के लिए एक मेयर पद की उम्मीदवार जिनके बारे में रीव्स ने कहा कि वे आशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। 57 58 27 गिल पेरेज ब्राहम मार्टिनेज के रूप में एक जीसीपीडी अधिकारी। 59 60 पीटर मैकडोनाल्ड विलियम केंजी के रूप में एक भ्रष्ट जीसीपीडी अधिकारी। 61 एलेक्स फर्न्स पीट सैवेज के रूप में जीसीपीडी आयुक्त। 62 कॉन ओनील मैकेंजी बॉक के रूप में जीसीपीडी प्रमुख। 63 64 और रूपर्ट पेनरी जॉन सडॉन मिशेल जूनियर के रूप में गोथम के मेयर। 65 9 बैरी कीघन जोकर के रूप में एक कैमियो उपस्थिति बनाते हैं, जिन्हें
अनदेखे अरखाम कैदी के रूप में श्रेय दिया जाता है। 8 अन्य कलाकार हैं। जुड़वा चार्ली और मैक्स कार्वर आइसबर्ग लाउंज बाउंसर के रूप में, जिन्हें द ट्विंस के रूप में श्रेय दिया जाता है। 66 हाना हर्जिक सेलिना की रूममेट एनिका कोसोलोव के रूप में। 44 जे लाइकुर्गो एक युवा गिरोह के सदस्य के रूप में। 67 अकी कोटाबे एक ट्रेन यात्री के रूप में। 69 सैंड्रा डिकिंसन डोरी के रूप में, ब्रूस की देखभाल करने वाली और हाउसकीपर। 37 और ल्यूक रॉबर्ट्स और स्टेला स्टॉकर क्रमशः ब्रूस के माता पिता, थॉमस और मार्था वेन के रूप में। ढालना रॉबर्ट पैटिंसन ब्रूस वेन बटा बैटमैन के रूप में, एक एकांतप्रिय अरबती जो अपने दर्दनाक अतीत से निपटने के लिए एक नकाबपोश निगरानीकर्ता के रूप में गोथम शहर की जुनूनी रूप से रक्षा करता है। 9 बैटमैन लगभग 30 वर्ष का है और अभी तक एक अनुभवी अपराध सेनानी नहीं है। 11 क्योंकि निर्देशक मैट रीव्स उसके पूरी तरह से विकसित होने से पहले चरित्र का पता लगाना चाहते थे। 12 रीव्स और पैटिंसन ने बैटमैन को एक अनिद्रा रोगी के रूप में वर्णित किया जो बैटमैन व्यक्तित्व और ब्रूस के रूप में उसकी एकांतप्रिय रॉकस्टार सार्वजनिक पहचान के बीच अंतर नहीं कर सकता। 14 रीव्स ने बैटमैन होने के उसके जुनून की तुलना एक ड्रग की लत से की। 9 पैटिंसन ने कहा कि फिल्म नायकत्व की प्रकृति पर सवाल उठाती है। 15 क्योंकि बैटमैन पारंपरिक सुपरहीरो की तुलना में अधिक दोषपूर्ण है। 17 रीव्स ने द बैटमैन को बैटमैन की कहानी माना जिसमें वह सीखता है कि उसे बदला नहीं लेना चाहिए बल्कि आशा जगानी चाहिए। 18 ऑस्कर नोवाक ने एक युवा ब्रूस का किरदार निभाया है। 19 जबकि रिक इंग्लिश पैटिंसन के स्टंट डबल थे। 20 जो क्राविट्ज सेलिना काइल बटा कैटवुमन के रूप में, एक नाइट क्लब वेट्रेस, ड्रग डीलर और कैट बर्गलर जो अपने लापता रूममेट की तलाश करते हुए बैटमैन से मिलती है। 15 21 22 उसकी नैतिक अस्पष्टता बैटमैन के अच्छे और बुरे के काले सफेद दृष्टिकोण को चुनौती देती है। 9 क्राविट्ज जिन्होंने पहले 2017 की एनिमेटेड फिल्म द लेगो बैटमैन मूवी में चरित्र को आवाज दी थी, ने कहा कि चरित्र एक फेमेम फेटेल बन रहा है और यह पता लगा रहा है कि वह कौन है, सिर्फ जीवित रहने की कोशिश करने वाले व्यक्ति से परे। 23 उन्होंने उसे अस्पष्ट प्रेरणाओं के साथ एक रहस्यमय चरित्र के रूप में वर्णित किया। 15 जो बैटमैन की मर्दांगी के विपरीत स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व करता है। 24 उन्होंने कहा कि यह जोड़ी अपराध में भागीदार। 26 रीव्स ने सेलिना को बैटमैन की अपनी आश्रयपूर्ण परवरिश और पूर्वाग्रही धारणाओं के प्रति जागृति के रूप में देखा। 27 क्राविच ने कैटवुमन व्यक्तित्व की तुलना में सेलिना पर अधिक ध्यान केंद्रित किया क्योंकि वह चरित्र की भावनात्मक यात्रा से ध्यान। डिजाइन, सेट और प्रॉप्स। द बैटमैन में एक गोथम सिटी टैक्सी कैब, फिल्मांकन के दौरान प्रयोग की गई कैमरायुक्त मोटरसाइकिल, गोथम सिटी के स्टिकर वाली एक टैक्सी और शिकागो में फिल्मांकन के दौरान इस्तेमाल किए गए कैमरे से लैस एक मोटरसाइकिल। डिजाइन टीम ने स्क्रिप्ट पूरी होने से पहले ही बैटकेव और बैटमोबाइल डिजाइनों पर काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि रीव्स को स्पष्ट रूप से पता था कि बैटमैन की दुनिया कैसी दिखेगी और वह चाहते थे कि तीनों एक दूसरे को प्रतिबिंबित करें। 177 178 बैटकेव न्यूयॉर्क के वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल के नीचे ट्रेन स्टेशन और न्यूयॉर्क शहर में निजी भूमिगत रेलमार्गों पर आधारित था जिसका उपयोग धनी परिवार 1900 के दशक के प्रारंभ में करते थे। 129 179 रीव्स ने कहा कि यह इन सभी चीजों को उन चीजों में जड़ने का एक तरीका था जो वास्तविक लगती हैं लेकिन असाधारण भी हैं। 129 बैटकेव वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज लीवसेडेन पर निर्मित एक आंशिक सेट वेन मैनर के फिल्म के चित्रण की नींव के रूप में भी काम करता है। 129 20 गोथम सिटी हॉल सेट कार्डिंगटन एयरफील्ड के एक है एंगर में बनाया गया था। एंगर में एक ध्वनिरोधी कमरा भी था जिसे डैनो द्वारा कुछ रिडलर दृश्यों को रिकॉर्ड करने के लिए स्थापित किया गया था। 180 गोथम के 8 ब्लॉक वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो लीवसेडेन में डिजाइन किए गए थे। 181 रीव्स और प्रोडक्शन डिजाइनर जेम्स चिनलुंड ने यथार्थवादी गोथम शहर की कल्पना की और शिकागो और पिट्सबर्ग जैसे विभिन्न स्थानों से प्रेरणा ली। 179
प्री प्रोडक्शन के दौरान चिनलुन ने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का उपयोग करके वर्चुअल सेट डिजाइन किए थे और उन्हें रीवस और फ्रेजर को दिखाया था, जिससे उन्हें हेडसेट में दर्शाए गए वास्तविक सेटों में फिल्मांकन के लिए विभिन्न लॉजिस्टिक्स की योजना बनाने की अनुमति मिली। उन्होंने इसे रीवस को पूरी फिल्म खुद स्टोरीबोर्ड करने की अनुमति देने के रूप में वर्णित किया था, जिसमें शॉट्स को फिल्म में शामिल किया गया था। बैटमोबाइल चेस सीक्वेंस की स्टोरीबोर्डिंग करते समय रीवस ने प्रेरणा के लिए हेडसेट से स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया, मैंने इन सभी शॉट्स को मूल रूप से पहले से सेट किया था और हमने यह पागल स्टोरीबोर्ड बनाया जो वीआर से स्क्रीनशॉट से बना था जो हमने लेंस से पाया था, और इसलिए यह एक अविश्वसनीय रूप से शामिल प्रक्रिया थी। फ्रेजर ने यह भी कहा था कि इससे क्रू को कैमरों की स्थिति की योजना बनाने में मदद मिली थी। हालांकि उन्होंने कहा कि वीआर आपको लेंस की भावनात्मकता नहीं देता है, यह आपको केवल दृश्य के क्षेत्र का गणित देता है। 182, 183, 184। चिनलुन ने डेविड फिंचर की फिल्मों से प्रेरणा ली और कई वास्तुकला शैलियों को एक साथ मिश्रित किया, जैसे कि 1920 के दशक से 1940 के दशक की इमारतें। 185। चूंकि गोथम के असफल आर्थिक पुनरुद्धार ने अधूरा वास्तुशिल्प छोड़ दिया था, चिनलुन ने वहां की दृढ़ता दिखाने के लिए इन अधूरे गगनचुंबी इमारतों के साथ क्षितिज को हटा दिया। 179। वेन टॉवर, जो वेन के मकबरे के रूप में कार्य करता है, हर्स्ट कैसल से प्रेरित था। उन्होंने इसे बारोक, गोथिक और अलंकृत के रूप में वर्णित किया। 185। आइसबर्ग लाउंज का सौंदर्यशास्त्र रॉबर्ट मोसेस के कार्यों से प्रेरित था। 179। फ्रेजर ने कहा कि गोथम शहर चाइनाटाउन के शहरों के चित्रण और क्लूट में न्यूयॉर्क शहर की सड़कों से प्रेरित था, जबकि फ्रेजर ने एक व्यापक पैलेट चुना जो उदास और उदास की ओर झुका हुआ था। चिनलुन ने रेडलाइट जिले में सेलिना काइल के निवास को डिजाइन करते समय एक अलग रंग पैलेट का उपयोग करना चुना। वह वोंग कार्वाई की फिल्मों से प्रेरित थे और उन्होंने इसे उन कुछ फिल्मों में रोमांटिक पैलेट कहा जो हमें पसंद थीं, जैसे कि नियॉन और सड़क पर रोशनी से बहुत सारे रंग। हमारी दुनिया कई जगहों पर गंभीर है और वह एक ऐसा वातावरण था जहां हम कुछ रंगों को उभरने दे सकते थे। 182। रीव्स ने बैटमोबाइल के लिए एक जमीनी हस्तनिर्मित डिजाइन की कल्पना की। 177। 178। चिनलुन और अवधारणा कलाकार ऐश थोरप ने वाहन के इंजन को बल्ले जैसा डिजाइन किया। 186। 187। रीव्स चाहते थे कि बैटमोबाइल एक जंगली जानवर की तरह महसूस हो और नोलन की डार्क नाइट फिल्मों द्वारा लोकप्रिय टैंक जैसी डिजाइन से दूर एक ऐसी डिजाइन के पक्ष में हो जो एक मसल कार की तरह दिखे। 129। 187। उन्होंने प्रेरणा के लिए स्टीफन किंग के उपन्यास क्रिस्टीन 1983 को देखा, जो अलौकिक शक्तियों से ग्रस्त एक कार के बारे में है। मुझे एक डरावनी आकृति के रूप में कार का विचार पसंद आया, जो बैटमैन द्वारा पीछा किए जा रहे लोगों को वास्तव में डराने के लिए एक पशुवत रूप बना रही थी। 188। रीव्स और चिनलुन चाहते थे कि बैटमोबाइल अपने स्वयं के चरित्र की तरह लगे, और चिनलुन ने ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जो बैटमैन के मिशन पर एकनिष्ठ ध्यान को दर्शाते थे। 189। चिनलुन ने फ्रेम के लिए एक स्टील बम्पर का इस्तेमाल किया ताकि बैटमैन किसी भी बाधा को पार कर सके। साथ ही 1969 डॉज चार्जर की छत का भी इस्तेमाल किया। उसने पीछे का हिस्सा खुला छोड़ दिया क्योंकि उसे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। 179। 189। 4 बैटमोबाइल इकाइयां बनाई गईं, जिनमें से प्राथमिक ड्राइविंग इकाई 3000 से अधिक मशीनी भागों से निर्मित 650 बीएचपी शेवरले V8 इंजन द्वारा संचालित थी, और अन्य इकाइयां जिम्बल, वाटर डिस्पेंसर और उपयोगिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक संस्करण से सुसज्जित थीं। 190। 191। एक अन्य इकाई इंडोर और रात के शॉट्स के लिए टेस्ला चेसिस पर बनाई गई थी। 191। बैटशूट। बैटसूट को पर्यवेक्षक डेव क्रॉसमैन और अवधारणा कलाकार ग्लिन डिलन ने 1 वर्ष से अधिक समय में डिजाइन किया था। 177। 178। 146। 2 मार्गदर्शक अवधारणाओं के साथ हस्ताक्षर बैटसूट डिजाइन करने का इरादा रखते हुए इसे भाग देखने की आवश्यकता थी। पैटिंसन की भावना से विचलित हुए बिना प्रकाश और अंधेरे को संतुलित करना, और इसे लचीला होना था। 192। 193। रीव्स और पैटिंसन चाहते थे कि सूट व्यावहारिक हो और इसमें चलना और लड़ना आसान हो। 192। 178।
ओनील और एडवर्ड है एनिगन द्वारा बैटमैन लीजेंड्स ऑफ द डार्क नाइट स्टोरीलाइन शामन 1989 में बैटमैन के चित्रण से प्रेरित होकर 125 पैटिंसन ने डिजाइन प्रक्रिया के दौरान बेल से सलाह भी मांगी। 178 टीम ने टेनेट को फिल्माते समय पैटिंसन के शरीर के स्कैन लिए और डिलन द्वारा तैयार की गई अवधारणा कला के संदर्भ में उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने डिजिटल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इसे परिष्कृत करने के बाद प्रत्येक तत्व की एक रफ कॉपी प्रिंट की, इससे पहले कि इसे सुपरवाइजिंग कॉस्ट्यूम इफेक्ट मॉडलर पियरे बोहमनेट द्वारा ढाला जाता। रीव्स द्वारा अनुमोदन के लिए अंतिम सूट की जांच करने तक प्रत्येक टुकड़े में और संशोधन किए गए। टीम ने फिल्मांकन में उपयोग के लिए 20 से अधिक सूट बनाए। 194 अंतिम सूट पिछले बैट सूट की तुलना में अधिक लचीला है, इस हद तक कि पैटिंसन ने तुरंत इसमें कलाबाजी करना शुरू कर दिया क्योंकि आप कर सकते थे जब उन्होंने पहला प्रोटोटाइप पहना। रीव्स चाहते थे कि बैटसूट उपयोगितावादी हो और ऐसा लगे कि बैटमैन ने इसे खुद बनाने के लिए स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया है। 192, 178, 146 और प्रोडक्शन टीम ने कॉमिक्स की प्रतीकात्मकता को जगाने और बैटसूट के अंधेरे को संतुलित करने की कोशिश की, बिना इसे देखना मुश्किल किए। 192, 193 सूट बनाने के लिए नायलॉन का इस्तेमाल किया गया और इसे बुलेट प्रूफ केवलर जैसा दिखाया गया। 192 जबकि खून के धब्बे, खरोंच और गोलियों के निशान जैसे विवरण जोड़े गए और रंग रीव्स, छायाकार ग्रेग फ्रेजर और पोशाक टीम के परामर्श के बाद चुना गया। टीम ने कुछ हरे और पीले रंग के साथ शरीर के कवच के लिए गहरे भूरे रंग के विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया। 194 बैटमैन की उपयोगिता बेल्ट को पीले से काले रंग में बदल दिया गया क्योंकि टीम को लगा कि यह अधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी है। 192, 195 और बेल्ट में कानून प्रवर्तन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री जैसे हथकड़ी धारक और चमड़े के बारूद पैक शामिल हैं। 192 डिजाइन टीम ने प्रेरणा के लिए वियतनाम युद्ध से सामरिक गियर को देखा। 9 विशेष प्रेरणा ली बर्मेजो की कला से नोएल 2011 और डैम्ड 2018 से 19 जैसी कॉमिक्स में मिली। 196, 197 क्योंकि रीव्स डैम्ड पढ़ते समय बर्मेजो के दंगा गियर एस्क डिजाइन से प्रभावित थे जो उन्हें यथार्थवादी लहजे के अनुकूल लगा। 193 डिजाइन के बारे में बर्मेजो से सलाह नहीं ली गई थी। काउल को डिजिटल रूप से तराशने के बाद प्रिंट किया गया था और इसे पॉलीयुरेथेन रबर से बनाया गया था, जबकि इसे हाथ से एक साथ सिला गया था और इसका उद्देश्य चमड़े जैसा था। 192, 198, 194 माथे और नाक के पैच के चारों ओर की सिलाई 1960 के दशक की बैटमैन टेलीविजन श्रृंखला से एडम वेस्ट की पोशाक से प्रभावित थी। 198 डिलन ने कहा कि वह चाहते थे कि बैटमैन एक तटस्थ अभिव्यक्ति के साथ खोपड़ी जैसी काउल के माध्यम से स्थिरता के साथ ग्रिम रीपर की तरह महसूस करे। 198, 194, 192 जिससे पैटिंसन को अपनी आंखों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने की अधिक स्वतंत्रता मिली। 192 केप को कृत्रिम जापानी चमड़े का उपयोग करके बनाया गया था क्योंकि इसके वजन के कारण असली चमड़े का उपयोग करना अव्यावहारिक था। 194, 192, 192 बैटमैन के विंगसूट को सिएटल स्थित विंगसूट कंपनी ने बैटसूट सामग्री का उपयोग करके बनाया था। जूते ऑस्ट्रियाई लड़ाकू जूतों से प्रेरित थे, जबकि पोशाक प्रॉप निर्माता इयान जोन्स ने लड़ाई के दृश्यों और बैटमैन के मोटरसाइकिल चलाने के दृश्यों को सुशोभित करने के लिए शीर्ष पर चमड़े का गैटर जोड़ा था। कॉस्ट्यूम प्रॉप विभाग द्वारा फिल्मांकन के अंत में बैटसूट में एक विशेष पोर्ट भी जोड़ा गया था ताकि उस दृश्य की सहायता की जा सके जिसमें बैटमैन खुद को एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगाता है। 194, 199 बैटमैन की ग्रैपल गन जो उसकी बाह में छिपे एक उपकरण के जरिए बाहर निकल सकती है। टैक्सी ड्राइवर 1976 में ट्रेविस बिकल की बंदूक से प्रभावित थी। अन्य वेशभूषा पोशाक डिजाइन का नेतृत्व जैकलीन डुरान ने किया था। 178 मेकअप कलाकार मारिया डोने ने कोबेन के बाद ब्रूस वेन के हेयरस्टाइल को तैयार किया, जबकि बैटमैन के रूप में तैयार होने के दौरान उनके आईलाइनर में पिगमेंट और उत्पादों का मिश्रण था जो बारिश और पसीने को झेल सके। 202 कैटवुमन की पोशाक को जितना संभव हो उतना व्यावहारिक महसूस करते हुए उसकी कॉमिक बुक पोशाक के लिए एक आधार तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया था। 146
क्योघन ने जोकर को चित्रित करने के लिए जो चेहरे के प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया था उसे मेकअप कलाकार माइक मैरिनो ने डिजाइन किया था। 203 हालांकि जोकर केवल अंतिम कट में सिलहूट में दिखाई देता है, रीव्स ने अभी भी मैरिनो से एक पूर्ण डिजाइन विकसित करवाया था। 137 रीव्स चाहते थे कि रीव्स ने जोकर की चिरस्थायी मुस्कुराहट को एक जैविक स्थिति का परिणाम बनाया, न कि पिछली फिल्मों की तरह चेहरे पर निशान, ताकि नए अवतार को अलग किया जा सके। 8 रिडलर की पोशाक ज़ोडिएक किलर के रेखाचित्रों पर आधारित थी। 204 यह एक लड़ाकू मुखौटा जोड़ते हुए चरित्र के पारंपरिक हरे रंग के कोट को बरकरार रखता है, जिसे डैनो यह दिखाना चाहते थे कि रिडलर को शायद बहुत शर्म या आत्मघृणा या दर्द महसूस हुआ। 205 डैनो ने खुद को प्लास्टिक की चादर में भी ढक लिया क्योंकि उन्हें लगा कि रिडलर अपराध स्थलों पर डीएनए छोड़ने से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतेगा। वह फिल्मांकन के दौरान इस पोशाक के अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंतित हो गए क्योंकि उनका सिर गर्मी से कांप रहा था और इसे गर्मी, पसीने और ऑक्सीजन की कमी के संयोजन से संकुचित महसूस करने के रूप में वर्णित किया। 206 पेंगुइन को चित्रित करने के लिए फेरेल ने प्रोस्थेटिक्स और मैरिनो द्वारा बनाया गया एक मोटा सूट पहना था। 207 208 रीव्स ने इसे लगभग एक थ्रोबैक वार्नर ब्रदर्स गैंगस्टर की तरह के रूप में वर्णित किया, जो अभिनेता जॉन कैजेल, सिडनी ग्रीनस्ट्रीट और बॉब होस्किंस के समान था। 209 फेरेल ने वजन बढ़ाने के बजाय मोटा सूट पहनना चुना क्योंकि टेलीविजन श्रृंखला द नॉर्थ वाटर 2021 के लिए वजन बढ़ाने पर उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था। 208 फेरेल की पोशाक में पेंगुइन के पारंपरिक मोनोकल और टॉप हैट की विशेषता नहीं है, और वार्नर ब्रदर्स ने उन्हें कॉमिक्स में किए गए तंबाकू धूम्रपान से मना कर दिया। फेरेल ने उन्हें सिगरेट के बजाय सिगार ले जाने की अनुमति देने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने हार नहीं मानी। 211 212 213 रीव्स फेरेल को पहचानने में असमर्थ बनाने में झिझक रहे थे क्योंकि वह चाहते थे कि पेंगुइन का डिजाइन यथार्थवादी लहजे को प्रतिबिंबित करे, लेकिन मेकअप परीक्षण देखने के बाद उन्होंने डिजाइन को स्वीकार कर लिया। 202 प्रोस्थेटिक्स को लागू करने में 2 से 4 घंटे लगे। 214 और फेरेल ने बरबैंक स्टारबक्स में पोशाक का परीक्षण किया, जहां उन्होंने कुछ लोगों की निगाहें मिलीं और अपने किरदार के अनुसार एक लट्टे का ऑर्डर दिया। 210 उन्होंने पोशाक पहनने को पूर्ण मुक्ति के रूप में वर्णित किया और कहा, जब टुकड़ा पेंगुइन के लिए डिजाइन किए गए टुकड़े की तरह हिलता था तो मेरी भौहें मेरे गालों और मेरी मुस्कान पर चली जाती थीं। यह पूरी तरह से पागलपन भरा था। मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि कॉलिन को देखा जा सकता है। फिल्माने कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में 2022 सांता बारबरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिनेमेटोग्राफर ग्रेग फ्रेजर ने गॉर्डन विलिस को प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया और बैटमैन के दृष्टिकोण से फिल्म को व्यक्त करने का प्रयास किया। प्रमुख फोटोग्राफी जनवरी 2020 में लंदन में शुरू हुई। 215 216 217 वर्किंग टाइटल वेंजेंस के तहत। 218 रीव्स ने घोषणा की कि फिल्मांकन 13 मार्च 2021 को समाप्त हो गया था, जो कि कोविड-19 महामारी द्वारा निलंबित किए जाने के 1 साल बाद था। 219 और उत्पादन आधिकारिक तौर पर 21 मार्च को संपन्न हुआ। 220 दूसरी यूनिट का फिल्मांकन दिसंबर 2019 में हुआ। 221 ग्रेग फ्रेजर ने छायाकार के रूप में काम किया। उन्होंने पहले रीव्स के साथ लेट मी इन 2010 में काम किया था। 222 कब्रिस्तान के दृश्यों को स्कॉटलैंड के ग्लासगो नेक्रोपोलिस में फरवरी 2020 के मध्य में फिल्माया गया था। 223 मार्च में लिवरपूल स्थानांतरित होने से पहले। 224 225 लंदन में फिल्मांकन O2 एरिना, प्रिंटवर्क्स नाइट क्लब, किंग्सवे ट्रामवे सबवे, 2 टेम्पल प्लेस, समरसेट हाउस और टेम्स नदी के पास के इलाकों में हुआ। 226 185 227 228 लिवरपूल में फिल्मांकन सेंट जॉर्ज हॉल, एनफील्ड कब्रिस्तान, वॉकर आर्ट गैलरी, वेलिंगटन स्क्वायर, काउंटी सेशंस हाउस और रॉयल लिवर बिल्डिंग में हुआ। 175 227 229 230 एक दृश्य स्कॉटलैंड के शॉर्ट्स में परित्यक्त हार्टवुड अस्पताल में फिल्माया गया था। 231 227 जबकि कुछ बाहरी दृश्य और स्टंट शिकागो में फिल्माए गए थे। 232
233। फ्रेजर ने कस्टम अल्फा एनामॉर्फिक लेंस के साथ एरी एलेक्सा LF कैमरों पर डिजिटल कैप्चर का इस्तेमाल किया। 234। 235। फिल्म को नेगेटिव फिल्म स्टॉक पर प्रिंट करके समाप्त किया गया और फिर एक इंटरपॉजिटिव में स्थानांतरित किया गया और छवि को फिल्म अनाज और बनावट देने के लिए वापस डिजिटल में स्थानांतरित किया गया। 236। फ्रेजर ने क्लूट, द गॉडफादर और ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन पर सिनेमेटोग्राफर गॉर्डन विलिस के प्रकाश कार्य का हवाला दिया और फोटोग्राफर टॉड हिडो से प्रेरणा ली और रीव्स के सुझाव पर फिल्म को बैटमैन के दृष्टिकोण से व्यक्त करने का प्रयास किया। 180। 136। उन्होंने फिल्म की शूटिंग को मेरे द्वारा किए गए सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकाश कार्यों में से एक के रूप में वर्णित किया। 180। पैटिंसन ने प्रोडक्शन की शुरुआत में एक स्टंट करते हुए अपनी कलाई तोड़ दी। 237। और रात के समय फिल्मांकन की प्रकृति के कारण और सेट से बाहर अपनी पोशाक उतारने में असमर्थता के कारण फिल्मांकन के दौरान बहुत अकेला महसूस करने का वर्णन किया। 237। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ILM ने स्टेजक्राफ्ट वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीक प्रदान की जिसे फ्रेजर ने डिज्नी प्लस स्टार वार्स सीरीज द मैंडलोरियन 2019 से 2023 में विकसित करने में मदद की, जिसमें LED पैनलों की एक दीवार है जो अनरियल इंजन 4 के माध्यम से वास्तविक समय में दृश्य प्रभाव पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। दीवार को मौजूदा व्यावहारिक सेटों के चारों ओर बनाया गया था। 238। इसका उपयोग परित्यक्त गगनचुंबी इमारत से जुड़े दृश्यों के लिए किया गया था जहां बैट सिग्नल तैनात है। रीव्स को इन द मूड फॉर लव 2000 की लाइटिंग से प्रेरणा मिली थी। प्रोडक्शन टीम के पास दृश्यों को शूट करने के लिए केवल कुछ हफ्ते थे। 239। 240। रीव्स एक सावधानीपूर्वक निर्देशक थे और उन्होंने द बैटमैन को सबसे जटिल कथा के रूप में वर्णित किया जिस पर उन्होंने उस समय तक काम किया था। पैटिंसन ने कहा कि रीव्स ने कई रीटेक मांगे और इस तरह के दृष्टिकोण को समायोजित करने में कुछ समय लगा। क्राविच ने रीव्स को सबसे विशिष्ट व्यक्ति और निर्देशक के रूप में वर्णित किया जिसके साथ मैंने कभी काम किया है, एक विशेष उदाहरण का हवाला देते हुए जिसमें उन्होंने उसे अपना मुंह बंद न करने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें लगा कि एक निश्चित भावना को व्यक्त करने के लिए इसे खुला रखना आवश्यक है। 65। रीव्स ने फिल्मांकन के बाद अभिनेताओं को मेक और ब्रेक बारीकियों को दिखाने के लिए अलग अलग टेक दिखाए। 65। एक दृश्य जिसमें बैटमैन और रिडलर वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से संवाद करते हैं। 200 से अधिक टेक लगे। 241। पैटिंसन ने अनुमान लगाया कि रीव्स पूरी फिल्म हर एक टेक को संपादित कर रहे थे, जिसके बारे में रीव्स ने कहा कि यह सही था और ऐसा कुछ नहीं था जिसे उनके साथ काम करने वाले अन्य अभिनेताओं ने देखा था। रीव्स ने फिल्मांकन की इस शैली को विकसित किया जिसमें उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला फेलिसिटी 1998 से 2002 का निर्देशन करते हुए कम कोणों पर अधिक समय बिताया। 98। रीव्स ने अपनी वास्तविक भूमिका को लीक होने से बचाने के लिए मर्केल का किरदार निभाने वाले कीघन के साथ नकली दृश्य फिल्माए। 8। 117 और जोकर के दृश्यों के दौरान रीव्स ने कीघन के चेहरे को फोकस से बाहर रखा ताकि यह संकेत दिया जा सके कि जोकर अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है। 137। प्रोडक्शन टीम ने संक्षेप में सबप्लॉट को हटाने पर चर्चा की जिसमें रिडलर के ऑनलाइन अनुयायी 6 जनवरी के यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल हमले के समानता के कारण बेला रेयल की हत्या का प्रयास करते हैं, जो फिल्मांकन के अंतिम महीनों के दौरान हुआ था। लेकिन रीव्स लड़ाई के दृश्यों के लिए रीव्स गतिज त्वरित कटिंग दृश्यों से हटना चाहते थे जिन्हें टिम बर्टन और नोलन जैसे पिछले बैटमैन निर्देशकों ने शूट किया था। वह चाहते थे कि दर्शक वास्तव में देखें कि क्या हो रहा है, एक ऐसे तरीके से जो पूरी तरह से आश्वस्त करने वाला हो। 98। बैटमोबाइल पीछा करने वाले दृश्य की छायांकन द फ्रेंच कनेक्शन में कार का पीछा करने वाले दृश्य से प्रेरित थी। 242। रीव्स ने मूल रूप से लिवरपूल फ्रीवे पर दृश्य को फिल्माने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बजाय यह निर्धारित करने के बाद कि एक रेस ट्रैक अधिक नियंत्रण की अनुमति देगा, इसे डंसफोल्ड एरोड्रोम पर फिल्माया गया। 187। कुछ हिस्सों को कॉरिटन रिफाइनरी में भी फिल्माया गया था। बैकग्राउंड प्लेट शॉट्स को कैप्चर करने के लिए 360 डिग्री हाइड्रा जैसी रिग वाली एक कैमरा कार का इस्तेमाल किया गया था। 243। वह शॉट जिसमें बैटमोबाइल आग के बीच से कूदता है, व्यावहारिक रूप से किया गया था। 181।
हालांकि पोस्ट प्रोडक्शन में आग के गोले बढ़ाए गए थे। पेंगुइन की कार के रोलिंग के आंतरिक दृश्यों को एक रोटिसरी रिग के साथ प्राप्त किया गया था जो फेरेल की कार से जुड़ी एक घूमने वाली गिम्बल पर था। 243 बैटमैन के दृष्टिकोण से पीछा करने के लिए फ्रेजर ने कारों और मोटरबाइकों पर कैमरे लगाए, भले ही यह तकनीकी रूप से करना बहुत कठिन था। हमने रसद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमने समय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमने हर उस चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसने हमें ऐसा नहीं करने के लिए कहा। 187 फ्रेजर ने अलग अलग कैमरा लेंस का इस्तेमाल किया और उन्हें बारिश और गंदगी का अनुकरण करने और दर्शक को डुबोने के लिए सिलिकॉन में कवर किया। तो दोस्तों बात की जाए इस मूवी की एक जैसे रिलीजिंग डेट के बारे में, तो वो 2026 तक हमें देखने को मिल सकती है। और पिछले पार्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो 2022 के अंदर इसका जो पिछला पार्ट है वो देखने को मिला था। बजट इसका तकरीबन मैं आपको बता दूँ 185 मिलियन से 200 मिलियन के बीच में था। बाकी कलेक्शन 800 मिलियन तक मूवी ने किया था, तो मूवी सुपर डुपर हिट रही थी। बाकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस मार्वल्स की मूवीज़ में किया और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस अब इसका रहने वाला है पार्ट 2 का, जिसके अंदर और भी कई सुपर हीरो में देखने को मिल सकते हैं। बाकी जैसे कि और कोई अपडेट आती है, कोई पोस्टर या टीज़र रिलीज़ होता है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में।